और गौतम रीवा सेंटर जेल से बाहर आने के बाद रीवा जेल एवं जेल अधीक्षक की खोली पोल। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां रीवा के केंद्रीय जेल की चारदीवारी में गूंजती रहती है बंदियों की गूंज। तरह तरह की आत्माएं केंद्रीय जेल के अंदर दी जाती है। सेना के रिटायर्ड जवान समाजसेवी कमांडो अरुण गौतम ने रीवा जेल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमांडो के द्वारा बताया गया कि मुझे जनता की आवाज को उठाने के बदले इतनी बड़ी सजा मिली कि सरकार एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया और जेल में जाने के बाद मुझे कुछ फर्जी मुकदमे दिखाकर एनएसए की कार्यवाही की, जिसके बाद जेल के अंदर का तांडव देखने को मिला। कमांडो अरुण गौतम की माने तो जब कोई बंदी जेल में जाता है तो उसका स्वागत पट्टों से किया जाता है। यहाँ तक कि बीपी नाप कर मारपीट के जेल के अधिकारी सजा काट रहे कैदियों से करवाते हैं और इसे एडवांस रकम के साथ माहवारी बांधते हैं। जो पैसे नहीं देते हैं उनके साथ आदमखोर की तरह व्यवहार करते हैं। खाने के साथ साथ रहने और सोने की भी चार्ज लिए जाते हैं। आखिर क्या है हेलीकॉप्टर मार, कैसे कांप जाती है सुनने वालों की मार, शुक्र कर रह देखकर इंडिया रिपब्लिक की खास रिपोर्ट। भाई साहब, आपके खिलाफ जिस तरह से एक वातावरण बना कि आपने शासन की बहुत सारी क्षतियां की हैं, रासुका जैसा अपराध आपके ऊपर लगा, तो इतने अपराध एक साथ 10 महीने में कैसे हो गए? आपको ध्यान नहीं था या उसमें इंतजार भी थे, जैसा कि पुलिस ने FIR में लिखा? क्या सच्चाई? देखिए, शासन प्रशासन ने अपना काम किया, जो उसको उचित लगा तो शासन प्रशासन अपना काम किया, और जो हमको लगा कि हमको जनता के बीच में, मैं एक फौजी होने के नाते, जैसे मैं जिस तरह फौज में था और अपने देश के लिए फौज में रह करके काम करता था, उसी तरह मैं जब समाज में आया तो समाज में भी सेम फौजी की भांति सेम वही रूटीन, सेम वही कार्य करने का तरीका, उसमें कोई तब्दील नहीं हुआ। मुझे ये नहीं पता था कि इसमें शासन प्रशासन को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई समस्या हो रहा है। तो हमारे ऊपर तो जो कई मुकदमे लिखे गए हैं, तो हमको उस मुकदमे के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मुझे आज तक नहीं पता चला कि मुकदमा है किस चीज का। जी, आप खिलाफ नैनी में भी अपराध दर्ज है ना? जी, नैनी में मैं एक्चुअली 2017 में मैं वहाँ पर CDA पेंशन प्रयागराज अभी है, उस समय पर इलाहाबाद बोला जाता था, वहाँ पर हमको अटैचमेंट किया गया था, क्योंकि हमारे पहले जो मैं गोली का शिकार हुआ था तो कई बार वो प्रॉब्लम करता था। तो मेरे को नौकरी करने का भी विचार ये था कि भाई अब नौकरी काफ़ी हो गई है, 20-21 साल हो गई है, मैं चाहता हूँ कि इसी स्थिति में मैं अपने घर चला जाऊं और समाज के लिए भी कुछ करूं। तो मेरा ये पहले से ही एक टारगेट था। तो जब वहाँ पर रहने लगा तो मैं सोचा कि अब यहाँ पर एक बच्चे, हमारे 2 बच्चे हैं, तो उनको पढ़ने के लिए वहाँ पर विद्यालय भी ठीक है और वहाँ पर आवास बनवा करके वहाँ पर रहेंगे। तो 2017 में जब वहाँ पर मैंने ज़मीन खरीदा तो जिस कॉलोनी में मैंने लिया तो उसको मुर्दा कॉलोनी बोला जाता था और उसका नाम था कमला नगर। वहाँ पर न तो रोड था, न नाली था, न बिजली था, न पानी था, यानी हर एक प्रकार की समस्या थी। मैंने पूरे फौजियों के साथ मीटिंग किया और मैंने बोला कि देखिए, अगर यहाँ पर कोई विकास करना है तो हमको आपको सबको बढ़ करके आगे आना पड़ेगा और उसका हिस्सा लेना पड़ेगा। उस समय पर नौकरी में था, तो जब मैं छुट्टी में आता था तो हर एक छुट्टी में कहीं रोड, कहीं नाली, कहीं बिजली, कहीं पानी का ये सब काम करने लगा। और आज के डेट में जहां पर 10 kVA के 2 ट्रांसफार्मर थे जिस कॉलोनी में, उस कॉलोनी में 25 kVA के 4 ट्रांसफार्मर, 100 kVA के 2 ट्रांसफार्मर और 84 पोल गाड़ करके उसको लोगों ने कमला नगर से नाम बदल के कमांडो नगर रख दिया। यानी कमांडो नगर नाम से वो कॉलोनी फेमस हो गई। अब उसमें हुआ क्या कि जो वहां के नेता लोग थे, जो वहां के राजनीतिक पार्टियां थी, जो वहाँ के लोकल पार्टी थे, तो उनको विरोध होने लगा कि MP का आदमी यहाँ पर आकर के ऐसा कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी छोड़ करके विधायक बने या जो भी उनका सब रहा हो। तो वो भी कहीं अगर नाली बनवा रहा हूँ, फसेल किसी का टूट रहा है, जो वहाँ पर चबूतरा टाइप बना के रखते हैं, उसमें मुकदमा मेरे ऊपर। कहीं पोल गड़ रहा है, उनके घर के पास पोल गड़ रहा है, जो माप समीकरण में आता था, जैसा बिजली विभाग कर रहा था, तो मुकदमा मेरे ऊपर। यानी जितने भी मुकदमे नैनी में हैं वो टोटली सिर्फ विकास को लेकर के हैं। बाकी आपराधिक और मेरा व्यक्तिगत मुकदमा
मैं इसको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि व्यक्तिगत मुकदमा मेरा एक भी नहीं है। हर मुकदमे आपके जनहित के लिए टोटल जनहित का। जी। उन्होंने कहा राजनीति के शिकार होते चले गए, हाँ। आपके ऊपर अपराध दर्ज होते जी चले गए। जी। अच्छा, किसी विशेष दल या किसी विशेष नेता ने आपको चिन्हित करके इस तरह से किया, ऐसा भी है, या पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको टारगेट किया हो, क्या आपको समझ में आया? देखिए, ऐसा है कि मैं आरोप किसी पर नहीं लगाता, न तो पुलिस प्रशासन के ऊपर और न ही किसी दल या किसी नेता के ऊपर, परंतु वर्तमान की स्थितियां क्या है वो आप सबको पता है, वो हमको मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे आप सेना में रहे जी। 20 साल 18 साल जुड़ी रहे हैं आपने जी। वहाँ का वातावरण देखा, गांव में आकर भी एक सामाजिक उसमें जुड़कर आपने बहुत कुछ देखा, और इसके बाद जिस तरह से आपको जेल जाना पड़ा, और जेल चूंकि एक अलग व्यवस्था ही है वहाँ के बारे में आप अपना क्या अनुभव साझा करेंगे? वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? देखिए, जेल में तो मैं कहना चाहेंगे आप? जेल के अंदर की व्यवस्थाएं मैं भी बताना चाहता हूं कि केंद्रीय जेल रीवा का रहने का जो कैद आपका हवालाती और कैदी हैं, उनका कैपेसिटी 716 का है, और वहां पर रह रहे हैं 2500 बंदी, 2500 हवालाती और कैदी दोनों मिलाकर के 2500 लोग रह रहे हैं वहां पर। तो आप बताइए, मैंने तो सुना था और देखा भी था कि एक बिस्तर में 2 आदमी तो सो सकते हैं, अच्छी बात है, मैं भी देखा था, लेकिन एक बिस्तर में 4 आदमी सोते हैं केंद्रीय जेल रीवा में, मैंने देखा है। अब आप सोचिए कि जब एक बिस्तर में 4 आदमी सोएंगे तो क्या इंसान की भांति सोएंगे, क्या वो जानवर की भांति सोएंगे, कि एक निर्जीव वस्तु ईंटे की भांति उनको जोड़ दिया जाता है। सच्चाई यही है कि उनको ईंटे की तरह ऐसे करके बिल्कुल एकदम लिटाते हैं, और यदि उसको रात को कहीं टॉयलेट जाना हुआ तो बेचारा टॉयलेट तक नहीं जा पाता, इसलिए नहीं जा पाता कि जब वो टॉयलेट करके वापस लौटेगा तो उसको जगह लेटने के लिए नहीं मिलेगी। इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं, यहाँ रीवा जेल की शासन की? अब इसमें तो हम शासन प्रशासन दोनों का हम अगर हमारे नजरिए से आप देखेंगे तो मैं बोलूंगा दोनों का दोष है। आप कोरोना काल की बात करते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सिर्फ क्या जो व्यक्ति बाहर रह रहे हैं उनके लिए है? क्या कोरोना केंद्रीय जेल रीवा के अंदर नहीं फैल रहा है? क्या कोरोना उपजेल तेउथर के अंदर नहीं फैल रहा है? क्या कोरोना उपजेल मऊगंज के अंदर नहीं फैल रहा है? जब 4 आदमी एक बिस्तर में सोएंगे, एक यानी जो नीचे का जमीन होगा, आपको यहां से जेल भेज दिया गया, वहां पर आप आमद लेते जा रहे हो, और एक भूसे की भांति एक कमरा में बंद कर दिए। अब उनको जब लेटना हुआ तो बिल्कुल ईंटे की भांति जोड़ दिए गए। तो क्या कोरोना उसमें नहीं फैल रहा है? क्या जो सिपाही वहां पर आप बोलते हो कि कोरोना फैल रहा है तो जेल के अंदर फैल रहा है? तो मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि जो सिपाही ड्यूटी देता है, वो बंदियों के करीब होता है, वो बाहर आता है, तो जेल का कोरोना, जब जेल में कोरोना फैलेगा तो बाहर भी तो फैलेगा। आप कोरोना की बात किए तो कोरोना से एक बंदी की मौत हुई थी मथुरा साकेत की, क्या कोरोना से हुई थी? जो हमारे को जेल में बताया गया, जो वहां पर कैदी थे, उन्होंने बताया कि उसका पिटाई हुआ था, और पिटाई के बाद उसको इतने नहीं किए थे।